नमस्कार, असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और चंद्रयान-3 चंद्रमा पे पहुंच चुका है। दक्षिणी ध्रुव पे पहली बार जाने वाला किसी देश का जो मनुष्य द्वारा निर्मित एक स्पेस क्राफ्ट वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया है। तो इसका सारा श्रेय जो है ये ऐतिहासिक घटना, ये ऐतिहासिक पल, ये ऐतिहासिक उपलब्धि, ये सब इसरो के वजह से ही संभव हुआ है। तो इसीलिए सारे भारतीय जो हैं वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, साथ ही इसरो को बधाई भी दे रहे हैं और इसरो के लिए और भी ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि इस तरह के जो मिशंस है वो आगे फ्यूचर में भी, भविष्य में भी इसरो हमें सफलता करता हुआ दिखता रहे। तो जब चंद्रयान-3 लैंड हुआ था उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने भी कुछ बातें कही थी। उसमें यही बातें थी फ्यूचर प्लान के बारे में, जिसमें लूनर के बाद अब सोलर मिशन की बात है, जो कि आदित्य L1 इसरो भेजने वाला है। उसके अलावा अभी वीनस के लिए भी, यानी बुध ग्रह और फिर मंगल ग्रह पे फिर से एक लैंडिंग रोवर जैसे चंद्रमा पे भेजा गया था। फिर गगनयान की भी बात की थी, जिसमें पहली बार भारतीयों को भारत से भारतीय स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। तो ये भी एक फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव, फ्यूचर मिशन है। इन सबों की बातें प्रधानमंत्री ने की है। अब तो इसीलिए हम भी यहाँ पे फ्यूचर की ही बात करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे इसरो के बारे में, जो कि उनके पास्ट के स्ट्रगल्स के बारे में थे, उनके पास्ट के संघर्ष के बारे में थे, किस तरह से उनको दबाने की भी कोशिश की थी। तो इसरो फिर भी खड़ा रहा, डटा रहा और आज देखें तो विश्व के सबसे सफलतम स्पेस एजेंसी में इसरो का नाम सबसे ऊपर दिखता है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये ट्विटर पे कुछ चीज़ें चल रही है। यही प्रज्ञान रोवर जो है वो इसी लैंडर से निकला है, ये लैंड किया, इसका नाम विक्रम है और इसी से फिर प्रज्ञान रोवर निकला है। तो ये ओरिजिनल नहीं है, एनिमेटेड है, लेकिन यही चल रहा है। और ये इस तरह की हमें फिर ये भी एनिमेटेड है, किस तरह से लैंड हुआ है उसके बारे में दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ये रियल तस्वीर है जो लैंडिंग के समय ली गई थी, और उसके अलावा भी ये भी रियल तस्वीर जो इसरो की तरफ से रिलीज हुई थी। तो ये बहुत ही, अब देखें ये रियल प्रज्ञान जो रोवर है वो निकल रहा है। तो ये 3 घंटों बाद निकला था, क्योंकि सारे पैरामीटर को देखा जाता है, सारे कंडीशंस को चेक किया जाता है, सब कुछ सही है कि नहीं। उसके बाद ये प्रज्ञान जो रोवर है वो निकला था चंद्रयान से, और हमारे सिपाही सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। और ये हमारी राष्ट्रपति ये भी लाइव देख रही थी और खुशी इनके ऊपर भी झलक रही, इनके चेहरे पे झलक रही है। उसके अलावा अब देखें एस सोमनाथ, ये जो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं, आज के सफलता के बाद ये वर्क हार्ड और पार्टी हार्डर वाले कॉन्सेप्ट पे अपने कलीग के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो बहुत ही बड़ी एक सफलता हमें देखने को मिली है। अब इसके साथ ही आप देखें तो वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे जो लोग देखने वाले थे इसरो के स्ट्रीम को, वो लगभग 80 लाख लोगों ने इसको लाइव देखा था, जो कि पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड बन चुका है। इससे पहले ब्राज़ील और साउथ कोरिया का मैच हुआ था फुटबॉल का, उसमें 60 करोड़ लोग, तो उससे भी ज़्यादा 80 करोड़ लोगों ने इसरो का। उससे पहले स्पेस एक्स, एक और स्पेस एजेंसी, उनके द्वारा जब मनुष्य को पहली बार उनके रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया था तो उसको भी 40 लाख लोगों ने देखा था, लेकिन हमने इसका डबल करके 80 लाख बना दिया। तो ये सबसे एक इसमें भी रैंकिंग में हम आगे आए हैं। उसके अलावा आप देखें तो एक ये भी सिलसिला चल रहा है मीम्स बनाने का। तो आपको याद होगा कि मंगलयान के समय ये कहा जाता था कि हॉलीवुड की मूवी ग्रेविटी के बजट से भी कम बजट में हमने मंगल पे अपना मंगलयान भेजा था। यहाँ पे आदि पुरुष को लेके, क्योंकि आदि पुरुष एक बहुत ही वाहियात फिल्म थी, फ्लॉप कर गई, लेकिन ये भारत की सबसे महंगी फिल्म थी, 700 करोड़ की फिल्म थी। उससे 85 करोड़ कम में ही हमने चंद्रयान का पूरा मिशन
हासिल कर लिया ये 615 करोड़ में। तो ये आदि पुरुष फ्लॉप कर गई और ये चंद्रयान 3 मिशन रियल मिशन सुपर डुपर हिट हो गया। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये थोड़ा आयरॉनिकल भी है कि हम जब भी बात करते हैं अपने मिशंस की तो हम जुगाड़ पे थोड़ा फोकस करते हैं और उसको हम अपनी उपलब्धि मानते हैं कि कम बजट में हमने इतना हासिल कर लिया। अरे कम बजट तो मजबूरी है इसरो की, इसीलिए वो जुगाड़ के तहत चाहे वो अर्थ के ऑर्बिट से और अर्थ का ऑर्बिट यूज़ करके स्लिंग शॉट करके फिर चाहे वो चंद्रमा के ऑर्बिट में भेजना होता है या फिर मंगल के ऑर्बिट में भेजना होता है, वो भी जुगाड़ ही है। क्योंकि हमारे पास वैसे रॉकेट्स नहीं है, रॉकेट्स इंजन्स नहीं है। तो इस वजह से अब पैसे नहीं होंगे तो फिर रॉकेट इंजन डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये थोड़ा फ्यूचर की मैं बात करने वाला था इसमें। अब देखें तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अभी बहुत कम हो गई है। ये कार्नेगी एक यूएस का यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा ये लिखा गया है। इसमें क्या बताया गया है, द वॉर इन यूक्रेन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस ऑन इंडियाज स्पेस प्रोग्राम, जो कि सही बात थी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2019 में चंद्रयान 2 जब सक्सेस नहीं उसको मिली थी तो हमें 4 साल लग गए 2023 में चंद्रयान 3 भेजने में। अब यहाँ पे बताया गया वो पूरा जो आर्टिकल है वो बाकी और चीज़ों में भी है, लेकिन मैं यहाँ पे जो पॉइंट रखना चाहूँगा कि हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन देशों पे क्यों है। इंडिया स्पेस प्रोग्राम इंडस्ट्री, इसको रीओरिएंट करने की बात की गई है, लेकिन ये अमेरिकन तरफ से ये लिखा गया है तो उस तरह की बातें हैं। अब यहाँ पे SCE-200 की बात की गई है। ये एक स्पेस रॉकेट इंजन है जो कि बहुत ही पावरफुल रॉकेट इंजन होगा। ये यूक्रेन में इसीलिए है क्योंकि सोवियत यूनियन का जो स्पेस प्रोग्राम का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस हुआ करता था वो यूक्रेन में हुआ करता था। तो जब टूटा तो ये इंजन भी यूक्रेन में रह गए और उनके लोग भी यूक्रेन में रह गए। खैर, तो उसी का RD-120 का ही डेरिवेटिव SCE-200 है। चाइना का भी स्पेस इंजन जो है वो भी RD-120 पे है और रशिया का अभी का हाल फिलहाल का भी स्पेस इंजन वो भी RD-120 का ही डेरिवेटिव है। लेकिन बात ऐसी है कि हमें इतने साल लग गए हैं और ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी भी ऑपरेशनल नहीं है। इसकी पहले तो बात है कि इसके ट्रेनिंग के लिए भी लोगों को यूक्रेन भेजा जाता था क्योंकि उनको इसके बारे में ट्रेन करना हुआ था। तो अब वहाँ पे युद्ध हो गए या उससे पहले कोविड आया तो ये सारे उसमें डिले आने लगे क्योंकि हमारे पास खुद की ऐसी फैसिलिटी है नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसरो डिसाइड इन 2019 टू टेस्ट इट्स सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स SCE-200 इन यूक्रेन। तो अब वो हुआ नहीं, अभी जाके हम उसके टेस्टिंग भारत में कर रहे हैं क्योंकि भारत में बाद में फैसिलिटीज बनी है। इवन रॉकेट इंजन टेस्टिंग के लिए भी यहाँ पे बाद में फैसिलिटीज बनी है, इसीलिए हमारी डिपेंडेंसी थी। और हमारा जो अपना स्पेस रॉकेट है GSLV Mark 3 जो सबसे पावरफुल रॉकेट है उसकी मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी मात्र 4 से 7.5 टन है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट जो है उन दोनों का यहाँ पे वेट दिया गया 4 से 7.5 टन। इससे आगे के वेट वाले जो भी हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो हम नहीं भेज पाते अपने से, उसके लिए फिर फ्रांस पे डिपेंड होना पड़ता है, उनके आर्यन रॉकेट द्वारा फिर भेजा जाता है। तो यही देख सकते हैं कि हम किस तरह से फॉरेन जो है स्पेस एजेंसी हो या फिर फॉरेन कंपनीज है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। उसके साथ ही अब देखें गगनयान को लेके ही हमारे जो 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे उनकी ट्रेनिंग रशिया में हो रही है। रशिया के बाद शायद अब US में भी ट्रेनिंग ली जा रही है। हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है तो हम कहाँ से ट्रेन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें दर्शाती है कि किस तरह हमारे कंपोनेंट्स भी जो सैटेलाइट के कंपोनेंट्स भी बाहर से इंपोर्ट किए जाते थे। जैसे कि अगर सोलर पैनल की बात की जाए तो वो भी कहीं बाहर से ही लाया जाता था। अब बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ, जैसे हम टेस्टिंग भारत में ही करते हैं और उसके साथ ही चंद्रयान 3 के लगभग 80% कंपोनेंट्स भारत के अंदर ही बनाए गए हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें सुधार की गई है, लेकिन यही बात देखने वाली है कि 1968 में बना एक स्पेस एजेंसी कितने स्ट्रगल के बाद, कितनी रेसिस्टेंस के बाद भी सफलता की ओर अग्रसर है। तो हम इसका थोड़ा सा इसमें हेल्प करें इनको आगे बढ़ाने में, ताकि इनके जो प्रोजेक्ट्स है उसमें डिले ना हो, तो फिर कोई इसमें जोर नहीं पड़ेगा। अब देखें, एक बात है कि डिले से क्या होता है। तो रशियन स्पेस एजेंसी चीफ ब्लेम्स डिकेड्स ऑफ इनएक्टिविटी फॉर लूना 25 लैंडर्स क्रैश ऑन द मून। तो आपको पता ही होगा कि लूना 25 भी हमारे साथ ही गया था, और उनकी स्पेस रॉकेट बहुत पावरफुल है, जो कि RD-120 से ही डिराइव्ड है। शायद RD-190 है या RD-180 है, समथिंग लाइक दैट। तो उनकी स्पेस एजेंसी ने जब अपना लूना 25 भेजा था, तो वो हमारे से बाद में भेजा था। हमें 40 दिन लगे थे और इनको मात्र 10 दिन लगे थे, क्योंकि इन्होंने वो ऑर्बिटल मैनेवरिंग नहीं की थी। ये डायरेक्टली लूना जो चंद्रमा पे चले गए थे। उसी तरह US भी जब अपने स्पेस मिशन में भेजता है, जैसे मंगल पे भेजा था उन्होंने, हमें 1 साल लग गए थे, इनको 70 दिन या कुछ इसी तरह 1 साल से कम में ही उन्होंने भेजा था। तो ये डिफरेंस आ जाता है। हम जुगाड़ पे बहुत ज़्यादा अपने आप उपलब्धि समझते हैं, वो सही बात नहीं है। अब तीसरी बात है, तो यहाँ पे जो इन्होंने कहा है, इससे होता है क्या कि गैप आ जाने से आपके जो लोग होते हैं, उनकी जो भी उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, उनकी एक्सपर्टाइज होती है, जो विदाउट एक्सपीरियंस आप एक्सपर्टाइज नहीं हासिल कर सकते, उनकी नॉलेज वो कहीं गायब हो जाती है। अब ह्यूमन जो है वो तो मतलब उनकी एजिंग प्रोसेस तो कोई रोक नहीं सकता है। तो बहुत सारे लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें से भी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप वहाँ से कहाँ से नॉलेज लाएंगे? तो आप फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो रॉसकॉस्मोस जो है वो सोवियत के लूना मिशन को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें लगभग 40 साल लग गए थे। लूना मिशन जो है सोवियत यूनियन के समय 1958 से ही शुरू हो चुका था, लेकिन फिर 70 के दशक में आते आते ये बंद हो गया, और उसके बाद सोवियत यूनियन बैंकरप्सी की ओर जाने लगा, फिर वो टूट चुका था। तो उसके बाद से रिवाइव फिर 20 साल रशिया, जो सोवियत यूनियन के बाद जो रशिया था, उसको भी 20 साल से ऊपर लग गए, 30 साल लग गए अब। तो इतने गैप के बाद आप फिर से शुरू करते हैं, तो वैसे लोग तो रहेंगे नहीं, आपको फिर से शुरू स्टार्ट से ही समझना पड़ेगा। और इतने कॉम्प्लेक्स मिशन को भेजने के लिए आपको उस तरह कठिनाइयों को तो बहुत सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एरर्स की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। अब भारत का ही देख ले, चंद्रयान 1 के एक्सपीरियंस को हमने चंद्रयान 2 में दोहराया, तो ऑर्बिटल मिशन और ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, लेकिन हमारा लैंडिंग मिशन कामयाब नहीं हुआ। उनके जो गलतियां थी उसको हमने चंद्रयान 3 के मिशन में ठीक किया, और आप देखें हमें सफलता मिली। तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता गया, और इससे हमें एरर को सुधारने में भी मदद मिली। तो वो रॉसकॉस्मोस में जो उनके चीफ है, उन्होंने वही बात बताई है। अब देखें, तुम जैसे मैंने बताया कि जुगाड़ अच्छी बात नहीं है, बजट की बात कर लेते हैं। ये है बजट रैंकिंग कई देशों की है। इसमें देखें कनाडा का बजट है, वहाँ से शुरुआत की गई है, वो लगभग $388 मिलियन है। उसके बाद कोरियन जो अभी शुरू हुआ है, ये लगभग $500 मिलियन है, ये अभी स्टार्टिंग हुई है इनका। उसके बाद जर्मन स्पेस एजेंसी, ये मान ले जर्मन, उसके बाद इटालियन और उसके बाद फ्रांस, ये सारे एक ही में आते हैं, जिनको यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहा जाता है। यूरोपियन यूनियन के जो भी मेंबर हो, वो उनका ये एक साथ कोलैबोरेशन है, जिसपे सारे जो बजट होते हैं वो मेंबर्स अपने अपने तरफ से देते हैं। तो वो लगभग एक बजट ही कहलाता है। तो पूरा मिला के लगभग, ये जापान का है, ये 7वें रैंकिंग पे है, इनका बजट देख ले, ये लगभग $1.5 बिलियन है, यानी $1.5 बिलियन। फिर हमारा आता है, ये 6ठे नंबर पे है, समझ ले 6th नंबर पे हमारा जो बजट है $1.7 बिलियन, बस $1.7 बिलियन। और स्पेस एक्स, तो ये तो प्राइवेट है, प्राइवेट में नहीं जाएंगे, सिर्फ पब्लिक वाले, यानी जो गवर्नमेंट के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। रॉसकॉस्मोस, इनका बजट लगभग $2 बिलियन है। तो उसके अलावा ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जर्मनी, फ्रांस,
इटालियन और जो भी यूरोप के बाकी जो देश होंगे उनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो लगभग 7.6 बिलियन डॉलर इनका बजट है, सारे उसी में फैक्टर होते हैं। और उसका सेकेंड नंबर पे चाइना आता है। चाइना का बजट 11 बिलियन डॉलर। तो हमारा बजट लगभग 2 बिलियन डॉलर और चाइना का 11 बिलियन डॉलर, लगभग हमसे 5 गुना ज़्यादा। और नंबर 1 तो जाहिर सी बात है कि नासा ही होगी। इनका बजट है 24 बिलियन डॉलर, चाइना से डबल और हमसे 12 गुना ज़्यादा इनका बजट है। तभी तो ये इस तरह के परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हमारे अब 2 बिलियन डॉलर में आप कितना कुछ कर पाएंगे? आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको स्पेस एजेंसी आपको स्पेस रॉकेट्स के इंजन्स को बनाने हैं, उनकी टेस्टिंग करनी है, सब कुछ करना रहता है। तो उतना में नहीं हो पाता। अब हमारा बजट 2020 में भी इसरो का वही था और 2023 में भी वही बजट। हम अपने आप को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी के राह पे देखते हैं और हमारा बजट 6वें रैंक पे है। ये अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। अगर एक मिशन लेट होता है तो इससे दूसरे मिशंस भी लेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा लोग तो है नहीं कि सब आराम से रॉकेट बनाना शुरू कर दे और भेजना शुरू कर दे। तो जो रिसोर्सेज हैं वो एक जगह पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। साइमल्टेनियसली ज़्यादा मिशंस को आप हैंडल नहीं कर पाते। फिर भी इसरो कोशिश करता है जितनी भी उनकी रिसोर्सेज है। इस वजह से लगभग 5-6 बिलियन डॉलर तो बजट होना ही चाहिए। अभी तो मात्र 2 बिलियन डॉलर है। कम से कम चाइना से हाफ बजट, अगर चाइना से भी हम compete कर रहे हैं तो चाइना ने तो स्पेस एजेंसी भी स्पेस स्टेशन बना लिया है, अपने लोगों को वहाँ पे भेजते हुए अंतरिक्ष भी भेजते हैं। मून पे लैंडिंग भी कर ली है, रोवर से सैंपल भी वापस ले आए हैं, मंगल पे भी उन्होंने लैंडिंग की हुई है। तो वो हमसे आगे हैं। अगर हम उनसे compete कर रहे हैं तो फिर जुगाड़ से तो होगा नहीं काम। तो ये कुछ बातें थी। अब एक और चीज़ है कि जो मून लैंडर है वो कितने, उसका आगे क्या होगा, विक्रम, और जो रोवर है प्रज्ञान, उसका आगे क्या होगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि आगे क्या। पहले तो ये वापस नहीं आने वाले, जो बहुत सारे लोगों को लगता है। तो ये वापस नहीं, ये चंद्रमा पे ही हमेशा के लिए रह जाएंगे। दूसरा है इनका जो मिशन होगा लैंडिंग और रोवर का, जो ऑर्बिटल में जो भी इनका मॉड्यूल चल रहा है, प्रोपल्सन मॉड्यूल, वो तो 1 साल से ज़्यादा भी काम कर सकता है। लेकिन ये मात्र 14 दिन। अब ये 14 दिन इसीलिए क्योंकि चंद्रमा के रोटेशन के हिसाब से उनका जो दिन होता है, एक दिन, वो धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। यानी 14 दिन लगातार सूर्य की रोशनी चंद्रमा के सरफेस पे रहती है, जो एक दिन के बराबर उनका होगा। लेकिन उसके बाद जो है फिर अंधेरा होता है, वो भी 14 दिन का ही अंधेरा होगा, 14 रातों का अंधेरा होगा खासकर। तो हमारे जो ये लैंडिंग रोवर है वो इक्विप्ड नहीं है चंद्रमा के हार्श विंटर, लगभग 100 डिग्री निगेटिव में जाने वाली, उसके लिए इक्विपमेंट्स उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे जो मेन पावर सोर्स है वो सूरज की रोशनी ही है। इसीलिए 14 दिनों के बाद फिर रात होने वाली है तो सूरज की रोशनी मिलेगी नहीं। अब रशिया का लूना 25 जो था वो 1 साल तक काम कर सकता था सरफेस पे। क्यों? क्योंकि ये नासा के द्वारा है, लेकिन रशिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसको कहा जाता है न्यूक्लियर जनरेटर। अब देखिए ये पावर सोर्स कैसे होता है। तो ये पूरा कंपोनेंट है इसमें। इसको रेडिएटर, जो आगे फिन्स लगे हैं उसको रेडिएटर कहा जाता है। फिर ये पूरा ये थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल है इसका। और ये जो है पैलेट्स, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डाले जाते हैं, जैसे कि प्लूटोनियम, और पूरा इसका एक ये पैलेट्स प्लूटोनियम 238 डाइऑक्साइड है फ्यूल पैलेट, इरिडियम इसकी क्लैडिंग की गई है, फिर ग्रेफाइट का इसका शेल बनाया गया है, कार्बन फाइबर उसके ऊपर डाला जाता है। तो पूरा कुछ सिस्टम यहाँ पे है। और इससे फिर रेडिएशन जो निकलते हैं उससे फिर जो ये थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल्स हैं या थर्मो इलेक्ट्रिक कपल्स कहा जाता है उसको, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये जो है हीट फ्रॉम फ्यूल सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी पावर बाय थर्मोकपल्स। तो ये स्पेसक्राफ्ट को जाती है।
तो ये इसीलिए इसको जनरेटर कहा जाता है। और फिर इसमें जो अगर गर्मी पैदा होती है उससे भी जो स्पेस क्राफ्ट है उनको उसको गर्मी मिलती है। तो हमारे चंद्रयान में ये है नहीं। रशिया के लूना मिशन में था लेकिन वो तो क्रैश हो गया। अब ये आसान चीज़ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको बनाना, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है हमारे इसरो के पास, तो ये नहीं बनाते। यही सब कारण है जिसके कारण हम थोड़ा सा जुगाड़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। ये मेरा था फ्यूचर प्लान्स के बारे में इसरो के साथ कि कैसे वो अचीव कर सकते हैं अपने और जल्दी अचीव करें। आपको ये बातें कैसे लगी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने विचार बताएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।